नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी अध्यापिका मैं किरण पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से लिया गया एक अध्याय जो कि है अनुस्वार एवं अनुनासिक। ये आपके व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके हमने दो वीडियो के दो भाग बनाए हैं। पहले भाग में, वीडियो के पहले भाग में हम पढ़ेंगे अनुस्वार की परिभाषा, अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का क्या नियम होता है, अनुस्वार का प्रयोग करते समय हम कौन कौन से नियमों का पालन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। शुरू करते हैं अनुस्वार और उसके बाद यानी वीडियो के भाग 2 में हम अनुनासिक को पढ़ेंगे। है जैसे प्रस्तुत चित्र में दिखाया जा रहा है कि जो व्यंजन होते हैं जो कि क से लेकर ज्ञ तक माने गए हैं, लेकिन क से म तक के स्पर्श व्यंजनों को हम जानते हैं, तो ये व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। क्यों नहीं होते? आप एक बार इस टेबल को नोट कर लो जो कि वर्णमाला की सारणी है, क्योंकि हम बहुत पहले इसको पढ़ चुके, हो सकता है हमें याद अभी ना हो। इसको समझना, याद करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने इसे समझा तो आगे के जो हम इसके बारे में जानेंगे वो कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, क से शुरू होने वाला जो वर्ग है वो हो जाएगी, इस पूरी पंक्ति को बोलेंगे हम क वर्ग। ये जो पंक्ति है, ये जो वर्ग है, ग्रुप बना है, वो किसका है, उसका लीडर कौन है, क। तो हम इस पंक्ति को बनाएंगे क वर्ग के नाम से, ठीक है। वैसे ही दूसरी पंक्ति देखो जो कि बनी है च वर्ग से रिलेटिव, यानी च की पंक्ति में ये सभी व्यंजन आएंगे। ऐसे ही ट वर्ग, फिर आएगा त वर्ग और फिर आएगा प वर्ग। तो हम एक साथ इसको याद करने के तरीके से बोल सकते हैं क च ट त प, ठीक है। इस पहली देखो खड़ी रूप में ये पहला पंक्ति है, ठीक है, और ये है पंचम वर्ग, वर्ग बोल रही हूँ, ठीक है। ये है माफ़ कीजिएगा, ये है पहला, ये है द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ और ये है पंचम वर्ग, ठीक है। पंचम वर्ग यानी इस पंक्ति की ये पंचम पंक्ति में सम्मिलित है। तो क वर्ग के पंचम वर्ण में कौन सम्मिलित है, अंग। च वर्ग के पंचम वर्ण में कौन सम्मिलित है, देखो यहाँ आया है न्य, और ट वर्ण के पंचम वर्ण में आया है ण। त के पंचम अक्षर कौन है, न, और प के पंचम अक्षर कौन है, म। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखते हैं जो ये व्यंजन है उसके अंदर कौन छुपा हुआ है, यानी देखने में ये क पूरा नजर आ रहा है। ये सारे वर्ण को अगर अकेला देखा जाए तो ये पूरा है, लेकिन ये किससे बना है देखते हैं। जैसे क है ना, तो क को हमें देखना है तो हम इसको तोड़ कर देखते हैं, इसको विभक्त करके देखते हैं, इसका विच्छेद करके देखते हैं, ठीक है। तो क का विच्छेद कैसे होगा, क फिर आएगा यहाँ पर हलंत, फिर आएगा अ यहाँ पर क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। और व्यंजन जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन स्वर स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन का प्रयोग जब हम करते हैं, व्यंजन को जब बनाते हैं तो उसमें उसकी सहायता होती है स्वर की। तो ये बिना सहायता के नहीं चल सकता, क्योंकि अभी यहाँ देखो ये कौन है, ये इसको सहारे की आवश्यकता है। अभी ये कह सकते हैं लगड़ा बन रहा है, तो इसको सहायता के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। जब स्वर इसका सहयोग देता है तब ये पूरा बन जाता है। समझ में आया? तो ये जो क दिखाई दे रहा है ये किससे मिलकर बना है, अभी तो ये अधूरा है, आधा है, इसके साथ छुपा हुआ है अ। अगर मैं यहाँ बनाऊँ, देखो यहाँ का लिखती हूँ, क के साथ में का लिखती हूँ, आँख की मात्रा डालती हूँ, तब हम इसका विच्छेद क्या करेंगे, क आधा है और इसका सहयोग कौन सा स्वर बना है, आ, तो हम लिखेंगे आ। ये जो मात्रा है ये स्वर है, ठीक है। तो हम इसका विच्छेद करेंगे जब आएगा क प्लस आ, और ये जो क है वो क्या होगा, आधा होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हमें अभी क्या समझा हमने समझा है कि जो भी वर्ण होते हैं उसके अंदर स्वर सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने कोई शब्द देखा, कक्कू,
ठीक है। तो क यहाँ पर आधा है, उसके साथ में अ जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा क देखो यहाँ पर ऑलरेडी आधा है। इसको लिखने के लिए हम अ नहीं जोड़ेंगे, केवल आधा क ही प्रयोग में लेंगे। और उसके बाद में क्या होगा, कू बनाने के लिए क के साथ में हम आधा क के साथ में हम अ के स्थान पे क्या लिखेंगे, बड़ा ऊ। ठीक है, ऐसे ही लट्टू। अब देखो मैं यहाँ पर संक्षेप में फटाक से बताती हूँ। जैसे ल लिखा है, ठीक है, ल आधा और इसके साथ में जुड़ा है अ, बन गया ल। अब ट की बारी इसकी, ठीक है। तो ट आधा है तो हम आधा ही रखेंगे, इसमें सहयोग नहीं है क्योंकि आधा है, तो हमें अ नहीं लिखना है। अब आता है टू की बारी। टू में हमने क्या किया, ट आधा और सहयोग किसका है, स्वर कौन सा है, ऊ कौन सा लगा है, बड़ा ऊ। तो हमने इसके विच्छेद में क्या देखा, ल जम अ जम ट जम ट जम बड़ा ऊ। समझ में आ रहा है। तो ये शब्द कैसे बना है इसका विच्छेद करके हमने देख लिया है। ठीक है, ये चीज़ें सारी समझनी बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी से ही हम आगे को इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो ये टेबल आपको याद करनी है, क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ढ ढ ण त थ ध ध न प फ भ भ म। इसको हम बोलेंगे अंग, इसको क्या बोलेंगे, अंग, और इसको बोलेंगे ञ, ण न म। अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पंचमाक्षर की, ठीक है, पंचम वर्ण की। पंचम वर्ण का प्रयोग जब हम करते हैं, जैसे आप बोल के देखो, उच्चारण करके देखो, अंग, न्य, ठीक है, यहाँ से साउंड निकल रहा है नाक से, ण, न, म। तो हल्का सा साउंड है ना, नाक से ध्वनि निकलती है, इसीलिए हम इसको नासिक्य व्यंजन कहेंगे, क्योंकि जब इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है। जो मुंह से निकलने वाली वायु है, प्राण वायु, वो नाक से टकराकर आएगी, तो हम इसे नासिक्य ध्वनि कहेंगे। अब देखिए, जैसे हमने ये अभी देखा था कक्कू और टट्टू कैसे बना है, वैसे ही मैं बात कर रही हूँ पंचम वर्ण की। किसकी बात कर रही हूँ, पंचम वर्ण की। तो पंचम वर्ण को ध्यान में दो कि पंचम वर्ण का जो अंग है वो आधे रूप में नीचे हलंत हो जाएगा। वैसे न्य का आधा रूप भी आधे हलंत में, आधा रूप समझ रहे हो, हलंत डालना होगा। जब हमें किसी वर्ण को आधा बनाना हो तो हम नीचे इसके क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी आप हलंत लगा लो। ओके, अब देखो, अब हमारे सामने आ गए पांचों वर्ण। पांचों वर्ण कौन कौन से, अंग, ञ, ण, न और म। ये जो पांचों वर्ण मिले हैं, इसका जो ग्रुप है जो कि पंचम पंक्ति में सम्मिलित थे, तो हम उसको कहेंगे अनुस्वार। क्या कहेंगे, अनुस्वार, जो कि स्वर जो शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्वर के बाद में लगेगा। अनु यानी बाद में जुड़ेगा, किसके, स्वर के बाद में। समझ में आ रहा है। अब देखो, इस अनुस्वार का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम इसके स्थान पर, इन पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदी का प्रयोग करते हैं, यानी बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। तो बिंदु मतलब हम कहेंगे कि ये अनुस्वार है। ठीक है, तो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन है, जैसे ये नाम है अनुस्वार। तो इस शिरोरेखा यानी शब्द पर बनने वाली रेखा, ये शब्द है अनुस्वार। इस पे ये जो पंक्ति लाइन बनी है ना, इसको हम कहेंगे शिरोरेखा। ठीक है, इस शिरोरेखा के ऊपर हम इस तरह से बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चिन्ह किसका है, अनुस्वार कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला वर्ण क वर्ग की पंचम वर्ण में अंग है, तो इसके प्रयोग से बनने वाले शब्द को देखते हैं। जैसे गंगा है ना, तो गंगा जो शब्द में ये अंग लगा है ना, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस पंक्ति के अंतर्गत जो भी वर्ण आए हैं, जैसे घ का प्रयोग हुआ है ना, घ का प्रयोग। दूसरे वाले शब्द में देखो दंगा, तो घ का प्रयोग हुआ है। अब इस पंक्ति में से जो वर्ण इस्तेमाल में आएंगे, उससे पहले अंग का प्रयोग होगा, यानी ये अपनी ही पंक्ति के साथ बनेगा।
ठीक है, दूसरी पंक्ति के साथ नहीं जोड़ेगा। अपनी ही पंक्ति के कोई भी इन चारों वर्ण में से कोई आता है तो उसके बाद उसके पहले अंग का इस्तेमाल होगा। इससे घ से पहले होगा अंग, इस घ से पहले होगा अंग, है ना। तो ये करेक्ट होता है, लेकिन हम लिखने में इस पंचम वर्ण की जगह पे अनुस्वार लगाएंगे तो सही रूप होगा गंगा का, इस तरह से लिखा हुआ। आ रहा है समझ में। ऐसे ही देखो न्य का उच्चारण करना है, ठीक है। ये न्य जो है ऐसे ही इन चारों में से देखो, जब भी इन चारों का इस्तेमाल शब्द के अंदर इस्तेमाल होगा किया जाएगा, जैसे च, तो च से पहले लगेगा न्य लगेगा, ठीक है। तो चंचल जब लिखते हैं तो हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने न का इस्तेमाल किया है। न का इस्तेमाल कब होगा? तीसरे वाले में, त थ द ध न। ये जो न है, ये जो आधा न दिख रहा है ना, हम क्या करते हैं, अनुस्वार को मान लेते हैं। ये जो अनुस्वार यानी बिंदी है ना, इसको मान लेते हैं आधा न, जो कि गलत होता है। आधा न का प्रयोग यानी इसका प्रयोग हम त वर्ण में करेंगे, आगे देखेंगे। त के पंचम में न आता है तो उस समय इसका प्रयोग होता है। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो इसमें क्या देख लो, इसमें न्य का प्रयोग हो रहा है। तो न्य में इन चारों में से कोई होगा तब इसका प्रयोग होगा। तो इन चारों में से च वर्ण का प्रयोग हो रहा है तो उससे पहले जुड़ा है ये वाला न्य। तो न्य ये करेक्ट है, लेकिन लिखने में हम इसके स्थान पर, पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं अनुस्वार का। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखो ट वर्ण की। ट वर्ण में हम देखते हैं, देखो हाँ, ट वर्ग के अंतर्गत पंचम वर्ण कौन है? अण। अण में हमने जैसे शब्द बनाया पंडित, तो ये अण का प्रयोग हुआ है, लेकिन किसके साथ हुआ है? इन चारों में से कोई एक आना है। तो ड आ गया, पंडित ड आ गया ना, तो ड के साथ में ये अण लगा है, लेकिन ये आधा लगा है। तो आधा लगा मतलब अनुस्वार का प्रयोग करना है, क्योंकि ये पंचम वर्ण की जगह पे अनुस्वार लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। लेकिन अगर हमने आधा न इस तरह से लिखा तो हमारा ये हो जाएगा रॉन्ग। तो आपको यहाँ पर शुद्धिकरण देखना है कि कौन सा सही इस्तेमाल कैसे होगा। अब देखो न का प्रयोग, न आधा न है, ठीक है। पंचम वर्ण कौन सा है? न, और इन चारों के साथ में लगेगा। तो इन चारों में से त वर्ण आ रहा है ना, दंत त आ रहा है ना, त से पहले आधा न आएगा। अब यहाँ पर आधा न आएगा, चंचल में नहीं था क्योंकि च इसमें है ही नहीं, है ना, तो इसमें नहीं, इसीलिए वहाँ पर नहीं लगा था। लेकिन इसमें न के साथ में इन चारों में से जो आया है उसकी जगह पे लगेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे देखो प वर्ग में प फ ब भ म है, म पंचम वर्ण है। इनमें से चारों में से कोई आता है तब हम पंचम वर्ण का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चंपक, आधा म लग गया, ये देखो आधा म लगाना है, पूरा नहीं लगाना है। तो आधे म के स्थान पर हम लगाएंगे अनुस्वार। समझ में आया? तो जो ये हमने 5 वर्ण देखे, कौन से? पंचमाक्षर देखे, पंचवर्ण देखे, उनका प्रयोग हम अनुस्वार में करते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम बात करते हैं अनुस्वार की परिभाषा से। यानी अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस स्वार। शाब्दिक अर्थ यानी इस शब्द में हम ध्यान दें तो बना अनु और दूसरा है स्वर, इन दो शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ क्या निकला? स्वर के बाद आने वाला, यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है जब स्वर जब उसमें लगता है उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला कौन है? व्यंजन है, ठीक है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, ये भी हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो अनुस्वार का चिन्ह कैसा होता है? एक बिंदी के रूप में होता है, लेकिन नीचे नहीं होगा, इसका प्रयोग होगा ये जो शिरोरेखा है उसके ऊपर, ठीक है। और क्या कहा है कि विभिन्न जगहों पर किया जा सकता है, ठीक है। तो हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर करेंगे हम, ठीक है। और जब इसका प्रयोग अ जैसे किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है। अगर कोई अकेला स्वर है तो ही हम अनुस्वार जोड़ेंगे। अगर उसमें कोई मात्रा आती है, अ के अलावा कोई बाकी के स्वर आते हैं, तब हम अनुस्वार
प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अ वाले व्यंजन के साथ ही हम करेंगे, जो मात्रा वाले होंगे उसमें नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है। संभव जैसे शब्द देखते हैं, संभव, इसका वर्ण विच्छेद करो, स, ठीक है, पूरा स बना अ के साथ। अब देखो, अब ये जो बिंदील है ये अनुस्वार है, तो हमने अ के ऊपर इसको लगा दिए, ठीक है। तो स प्लस अंग, यानी ये जो अ के साथ में किसका मेल हुआ है? म का। अब म का क्यों हुआ है? क्योंकि प वाली पंक्ति बोलो, प, फ, ब, भ, म, तो म पंचम अक्षर इनमें से किसके साथ जुड़ा है? भ के साथ। ये देखो, ये भ है ना, तो भ की वजह से इस बिंदी को हम म में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि म इस वर्ग का पंचमाक्षर है, ठीक है। तो भ, अब देखो भ, अ, व, अ, बन गया इसका विच्छेद, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस शब्द में अनुस्वार जो अंग लगा है उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? अ प्लस म, ठीक है। पर अलग अलग शब्दों में इसका रूप बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे अगर आता है उदाहरण संचरण, संचरण में च छ ज ज न्य या च छ ज ज न आता है, तो च वर्ण में देखो च से पहले अनुस्वार है, तो च वर्ग में देखो कौन सा है? च छ ज ज न, ये न आएगा। अब भ वाले में देखो, भ कौन सी पंक्ति का वर्ण है? प वर्ग की, तो प की पंक्ति बोलो प फ ब भ म, अंतिम कौन है? म, इसलिए यहाँ म आ जाएगा। ऐसे ही संघर्ष, तो घ कौन सी वर्ग का है? क वर्ग का है, तो क की पंक्ति बोलो जिसका पंचमाक्षर कौन है? क ख ग घ ng, तो ये आ जाएगा अंग, ठीक है। ऐसे ही संचय, बिंदी जहाँ लगी है, ये जो अनुस्वार लगा है ना, इससे पहले का देखो, अनुस्वार से पहले का कौन है? च, तो च वर्ग की पंक्ति बोलो च छ ज ज न, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे, और ये पंचमाक्षर आधा होगा, हलंत वाला होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं। इसमें है, जैसे मैंने अभी बताया, पंचम वर्ण अंग, न्य, ण, म, सॉरी न और म, ये 5 अक्षर पंचमाक्षर कहलाते हैं। इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने देखा, रिपीट भी हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, रिपीट हो रहा है ताकि ये प्रैक्टिस में आएगा, अभ्यास होगा और याद हो जाएगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। गंगा, तो ये जो अंग है ये आधा है, इसके नीचे ग लिखा है वो पूरा है, समझिएगा, है ना। तो ये अंग जो है वो अनुस्वार में प्रयोग करेंगे, ये न्य जो है वो अनुस्वार में चला जाएगा, ये ण जो है वो अनुस्वार में। आपने गौर किया होगा ये सारे जो पंचमाक्षर है वो आधे हैं, ठीक है, इसकी जगह पर हमने अनुस्वार लगाया है। क्लियर हुआ? और ये किसकी जगह पे आए हैं? जो कि उस वर्ण का कोई भी बाकी के 4 वर्ण हैं उस पंक्ति को देखकर उसका पंचमाक्षर लिखेंगे। जैसे द, गंदा, द जो है ना वो किस पंक्ति का है? त वर्ण की है, तो त थ द ध न, इसीलिए यहाँ पर आधे रूपों में पंचमाक्षर कौन सा है? न का है, ठीक है। कंपन, तो प वर्णले वर्ण को बोलो प फ ब भ म, इसीलिए यहाँ पर आधा म लिखा गया है। क्लियर? तो पंचमाक्षर को हमने समझ लिया है, और उसकी जगह पे हम अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं ये हमने देखा है। अब हम ये तो जान गए हैं कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है, परंतु क्या होता है, इन उदाहरण को हम देखेंगे तो प्रत्येक पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग है? अनुस्वार का प्रयोग है, ठीक है। तो कौन सा अनुस्वार किस पंचमाक्षर का उच्चारण कर रहा है, इसके लिए नियम बनाए गए हैं। तो चलिए हम कुछ नियम को देख लेते हैं। देखो, अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने का नियम। अब हमने क्या किया था?
पंचमाक्षर को देखा, अनुस्वार में बदला। अब अगर आपको अनुस्वार लिखा है तो उसमें पंचमाक्षर में कैसे बदलते हैं, अगर आपने फॉर्मूला समझा है, अच्छे से देखा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखो, अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ण का होगा, अनुस्वार का चिन्ह उसी वर्ग के पंचम वर्ण का स्थान लेगा और उसी की उच्चारण ध्वनि निकालेगा। ठीक है, तो ये जो टेबल हमने देखी थी अभी पहले, वो यहाँ पर भी देख लो। तो हमने क्या कहा, इस नियम को अच्छे से समझना होगा और हिंदी वर्णमाला के 5 वर्णों का ज्ञान हमें रखना पड़ेगा। तो क वर्ग के टेबल में कौन आता है, जिसमें ख, ग, ग, अंग। च में च, छ, ज, ज, न। तो ये टेबल हमने अभी देखी, तो यहाँ फिर से मैं बता रही हूँ। इसको नाम क्या देंगे, इस पंक्ति को क वर्ग देंगे और दूसरी वाली को च वर्ग, क्योंकि इसकी लीडर वाला जो पहला है ना, वो उसका नाम पड़ जाएगा। और इसकी अंतिम में कौन है, ये याद रहेगा, अंग, न्य, ण, न, म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हमने। गंगा को हमने किस में बदलना है, हाँ, पंचमाक्षर में, यानी अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलो, जो कि यहाँ बताया मैंने। तो कैसे बदलेंगे, हमने गंगा शब्द को देखा और ग वर्ण को देखा। ग वर्ण किस वर्ग का है, देखो ग वर्ग है, गंगा में ग आया लास्ट में, उससे पहले अनुस्वार लगा, तो ये ग वर्ग किस वर्ग का है, क वर्ग का है। और इसका पंचम कौन है वर्ण, अंग। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखो, ये हमने किया है अंग का इस्तेमाल। ठीक है, वैसे ही चंचल, तो च से पहले अनुस्वार है, तो च जो है वो किस व्यंजन में आता है, देखो च आता है च के वर्ग में और इसका पंचम वर्ण कौन है, न्य। तो हम यहाँ पर इसको करेंगे न्य, और वो भी कौन सा रूप में आएगा, आधा रूप में आएगा। जैसे डंडा है, ड, ट, ठ, ड, ढ, ण, अण, तो ये आ जाएगा ड के रूप में। समझ में आ रहा है, ये डंडे से पहले लगा ना अनुस्वार, तो ये अण आ जाएगा। ऐसे गंधा, जैसे मैंने अभी बताया, कंपन, प वर्ण का पंचम वर्ण म है, उसको ध्यान में रखकर हमें करना होगा। अब देखो नियम, अनुस्वार के कुछ नियम बने हैं। हम अगर नियम को समझ लेंगे तो हमारी कभी भी गलती नहीं होने वाली। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर का स्वरूप या फिर कहे कि उसका जो अनुस्वार है वो परिवर्तित नहीं होगा। देखो क्या कहा कि उदाहरण देखो, वाग्मय, वांग्मय, अंग, अंग सुनाई दे रहा है, जैसे अन्य, उन्मुख, इन शब्दों में वाग्मय, देखो अंग की जगह बिंदी लगी, अन्य की जगह बिंदी लगी, उन्मुख में न जो है आधा, उसकी जगह बिंदी लगी। तो हम क्या ये जो शब्द दिख रहे हैं इनको मान सकते हैं क्या, ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि पंचमाक्षर के बाद कोई दूसरा वर्ण यहाँ पर आया है। पंचमाक्षर के बाद कोई दूसरा वर्ण है, न के वर्ण में तो नहीं आएगा, य तो कोई है नहीं। क से म तक के लेना है, क से म तक के लेना है तो नहीं है, है ना। इसमें कहोगे आपकी प फ ब भ म आएगा तो नहीं है, खुद ही व्यंजन खुद आ गया ना, पंचमाक्षर खुद ही आ गया, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, तो अब जब ऐसी स्थिति आए जब वर्णों से पहले अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अपने ही वर्ग का पंचमाक्षर, गंगा हुआ प्रयोग, ठंडा हुआ प्रयोग, ण का, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, संबंध, इसमें देखो म, प फ ब, ब के अंतिम में कौन है, म, तो इसलिए हमने म के स्थान पर भी अनुस्वार लगाया। ठीक है, अब देखो त थ द ध न, त थ द ध न, धनुष, ध दिख रहा है, ये ध जो है इसके अंतिम में न है, तो हम इसको न में कन्वर्ट किया है। ये देखो यहाँ ये ध के ध्यान में देखते हुए इसका पंचम वर्ण न, और ब को ध्यान में रखेंगे तो इसका पंचम वर्ण है म, इसलिए यहाँ म है और यहाँ आधा न है। ठीक है, न, तो इसको हमने अनुस्वार में बदला। अनुस्वार में दोनों जगह हम बिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अनुस्वार में बिंदी लगती है। ठीक है, अंत में त थ द ध न, तो शुद्ध रूप में ये न हो गया और अनुस्वार रूप में अंत हो गया।
जो कि बिंदी के रूप में है। ठीक है, अब देखो दूसरा नियम कहता है कि पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में दोबारा आए, द्वित्व रूप में यानी डबल बार उसका प्रयोग किया जाए, तो पंचम वर्ण अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखो, प्रसन्न शब्द है, न वर्ण यानी जो पंचमाक्षर है, पंचम वर्ण की बात हो रही ना, तो पंचमाक्षर न है, इसका प्रयोग दोबारा आया है। प्रसन्नन, अनन तो अन्न, सम्मेलन तो म वर्ण दोबारा। जो पंचमाक्षर दोबारा रिपीट होता है द्वित्व रूप में, द्वित्व यानी दोबारा हुआ है इस्तेमाल में, एक आधा और एक दो पूरा, तब हम उस अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो हम अगर उसका प्रयोग करते हैं तो ये ऐसा लगेगा, जो कि गलत है। प्रसन्न को ऐसे नहीं लिखते, प्रसन्न को हम ऐसे ही लिखेंगे, तो हम अनुस्वार का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। क्लियर? अब तीसरा नियम देखो, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। ये तो क्लियर है हमारा कि संयुक्त व्यंजन जो होता है जिसमें दो व्यंजन आपस में मिलकर बनते हैं। जैसे त, देखो यहाँ त जो है वो व्यंजन है, र जो है वो भी व्यंजन है। अब देखो त आधा और र पूरा, त आधा और र पूरा, इन दोनों को मिलाओ तो बन गया त्र। और त्र कौन है? संयुक्त वर्ण व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन त्र है, क्योंकि दो वर्ण इसमें मिले हैं। तो त्र य, ये कौन है? संयुक्त व्यंजन। य किससे मिलकर बना है? आधा ज और न्य से बन गया य। तो त्र और य कौन है? संयुक्त व्यंजन। इसलिए अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर जिन व्यंजनों से संयुक्त वर्ण बना है उसका पहला वर्ण, और जिसको हम जिस वर्ग से जोड़ते हैं वहाँ पर अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होगा। एक शब्द देखते, उदाहरण देखते, मंत्र। ठीक है, म यहाँ पर लिख लिया है म, और ये जो अनुस्वार है वो हमने यहाँ लिखा त्र। त्र कौन है? संयुक्त व्यंजन। तो इस त्र को हम देखेंगे तो ये किससे मिलकर बना है? त प्लस र से मिलकर बना है। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर से मिलकर ये बना हुआ है, और अनुस्वार के बाद त आया है। अनुस्वार किधर है? ये रहा, और इसके बाद में कौन आया? त आया है। अनुस्वार के बाद में कौन आया? त आया है। तो त वर्ग का पंचम अक्षर है न। बोलो, त थ द ध न। तो त वर्ग का पंचम अक्षर न हुआ, इसलिए अनुस्वार न के उच्चारण के लिए ही कार्य करेगा। अनुस्वार किसके उच्चारण के लिए कार्य करेगा? न के लिए। इसको कुल मिलाकर समझना ये है कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो जिनसे मिलकर बनते हैं उसके वर्ग पर आपको जाना पड़ेगा। ये त से मिलकर बना ना, तो त के रूप में देखो त का पंचम अक्षर कौन है? न, तो हम उसको न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो चौथा नियम, अनुस्वार के बाद यदि य र ल व श स स ह यानी ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन इनका नाम है। ठीक है, तो अगर ये हो और अनुस्वार में म के रूप में लिखा जाता है, देखो अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, तो हम उस बिंदी को यानी उस अनुस्वार को किस में बदल देंगे? म में बदल देंगे। ठीक है, तो य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन और श स स ह ऊष्म व्यंजन है। अगर इन व्यंजनों से पहले यदि कोई पंचमाक्षर आता है, जैसे संसार में स से पहले कोई अनुस्वार आया है, ठीक है, तो अनुस्वार का ही हम प्रयोग करेंगे। स से पहले पंचमाक्षर आया है, ठीक है, तो हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। चौथा नियम समझ में आ रहा है कि हमें कब अनुस्वार का प्रयोग करना है? जब अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से पहले कोई पंचमाक्षर आता है। क्लियर? संसार, संसार, संरक्षक, संरक्षक, र दिख रहे हो? तो ये र कौन है? अंतस्थ व्यंजन। ये स कौन है? स कौन है? ऊष्म व्यंजन। संशय में कौन है? श,
च भी ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन से पहले अगर कोई पंचमाक्षर आ रहा है, जैसे आधा न आया पंचमाक्षर आया, तब हम इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। और ये अनुस्वार किस में बदला है? म के रूप में बदला है। जैसे देखो संरक्षण शब्द में सम म आया, ये अनुस्वार किस में बदला है? म के रूप में। क्यों? ध्यान से समझो, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की वजह से ये अनुस्वार म में बोला जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया सम प्लस रक्षक। दिख रहा है अनुस्वार में, लेकिन बोलेंगे या उसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा सम प्लस रक्षक। ठीक है? यहाँ अनुस्वार के बाद कौन है? र है, इसीलिए व्यंजन विधि के नियमानुसार यहाँ अनुस्वार म के उच्चारण के लिए ही कार्य कर रहा है। क्लियर? अब देखो ध्यान क्या रखना है, हिंदी को सरल बनाने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न नासिक की ध्वनियाँ, जो पंचमाक्षर हमने पढ़े ना, जो नाक से निकलती है, वो हो जाएगी नासिक की ध्वनियाँ, यानी अंग, न और म। तो हम इसे क्या कहेंगे? नासिक की ध्वनियाँ कहेंगे। तो उसकी जगह बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। और संस्कृत में इनका वही रूप बना रहता है। देखो क्या बात कही कि संस्कृत में जैसे लिखा है अंक, है ना, तो इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो अ प्लस क्या है? अनुस्वार, फिर क। लेकिन संस्कृत में इसका रूप पंचमाक्षर के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। वैसे चंचल का रूप आया है चन, ये जो है ना, ये संस्कृत के रूप में एज इट इज रहेगा, लेकिन हिंदी में हम इसको अनुस्वार में लिखेंगे। ठीक है? ठंडक को हिंदी में इस तरह से लिखेंगे और संस्कृत में इस तरह से। तो दोनों भाषाओं के रूप में अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों? अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। तो एक बार आप अनुस्वार को समझिए, फिर से पॉज करके और इसको एक बार रिपीट करके भी समझिएगा, और उसके बाद इसके अभ्यास कार्य को कीजिएगा। लेकिन इसका अनुनासिक जो पार्ट है वो भाग 2 में होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।